हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आज हम प्रयोगशाला परिचारक का साथ ही साथ 9वीं 10वीं के सिलेबस का एक नया अध्याय स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो हम सबसे पहले यहाँ धातु की बात करेंगे, उसके बाद अधातु की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले धातु। अब धातु होता क्या है देख लीजिए। कोई भी धातु का यदि सरफेस है तो ये जो धातु का जो सरफेस होता है या जो धातु होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। जैसे ये सोडियम धातु है, सोडियम धातु चाहे कोई भी धातु है, धातु का गुण होता है और हमेशा होता है कि वह इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले। इसी इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातु विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। धातु विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। तो प्रश्न पूछ सकता है कि धातु की चालकता किसके कारण होती है? आप बोलना मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। जो धनावेशित केंद्र है उसको कार्नेल कहते हैं। धनावेशित केंद्र को हम लोग कार्नेल कहते हैं और कार्नेल और इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। प्रबल आकर्षण बल यहाँ पर पाया जाता है। धातु में किसके किसके बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है? हमारा आंसर होगा कार्नेल और इलेक्ट्रॉन के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। सेकंड कॉन्सेप्ट है इसके भौतिक गुण कौन कौन से हैं। भौतिक गुण, तो भौतिक गुण आप सभी जानते हैं। धातु के भौतिक गुण, यह चमकदार होते हैं, इनमें धात्विक चमक होती है। दूसरा होती है आघात वर्धनीयता। अब आघात वर्धनीयता क्या होती है? देखो दोस्तों, जो धातु होता है, धातु को गर्म करते हैं और पीट पीट कर अलग अलग हम लोग शेप देते हैं। अलग अलग हम लोग उसको शेप देते हैं। धातु को अपनी उपयोगिता के आधार पर अलग अलग शेप देते हैं। तो इसी को हम लोग आघात वर्धनीयता कहते हैं। इंसान की जरूरत के हिसाब से धातु को पीट पीट कर अलग आकार एवं आकृति देना आघात वर्धनीयता कहलाती है। और तीसरा गुण हो सकता है तन्यता। तन्यता क्या होती है? तन्यता पतले तार के रूप में धातु को बदलना तन्यता कहलाती है। यह भी अपनी उपयोगिता के आधार पर ही है। तन्यता हमारी जरूरत है इसलिए धातु को हम पतले तार के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। और आवर्त सारणी का पूरे पृथ्वी का सबसे अधिक तन्य धातु होता है प्लेटिनम। प्लेटिनम धातु सबसे अधिक तन्य धातु होता है। ये भी आप याद रखेंगे। और भौतिक गुण में मैं लिख सकता हूँ यह उष्मा एवं विद्युत के चालक होते हैं। उष्मा एवं विद्युत के चालक होते हैं। ये तो हुआ भौतिक गुण की बात। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर इसके रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। इसके रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला रासायनिक गुण है ऑक्सीजन से क्रिया। जब भी धातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है यह बनाता है धातु ऑक्साइड। यह धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है। जैसे मैं लिखूं सोडियम की अभिक्रिया यदि मैं ऑक्सीजन से कराऊं तो यह Na2O में बदल जाता है। तो इसको मैं बैलेंस कर लेता हूं। बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 4 लिखता हूं और यहाँ पर 2, ये सही है। यहाँ पर ये बैलेंस हो गया। तो मैं यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकता हूँ ट्वाइस Na2O।
ठीक है। जब भी धातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है ऑक्साइड बनाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पोटेशियम का 4 पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन, 4 पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्वाइस K2O लिख सकता हूँ। यहाँ पर कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ट्वाइस कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से धातु जब भी ऑक्सीजन से क्रिया करती है धातु ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है, और यह धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आपको प्रश्न पूछ सकता है कि धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की प्रकृति कैसे होती है, तो हमारा सीधा सा आंसर रहेगा धातु के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्लियर है? पहला रासायनिक गुण हो गया। सेकंड रासायनिक गुण देखते हैं। सेकंड रासायनिक गुण यह होता है कि जो धातु के ऑक्साइड हैं, धातु ऑक्साइड जब जल से क्रिया करते हैं, जल से क्रिया करेंगे तो ये हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, ये हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगे, जिनकी प्रकृति भी क्षारीय होती है, इनकी प्रकृति भी क्षारीय होती है। एग्जाम्पल देख लो, K2O प्लस वाटर दोनों का क्रिया कराओ तो यहाँ पर बन जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बन जाएगा। सिमिलरली मैं यदि सोडियम ऑक्साइड की क्रिया कराऊं वाटर से तो यहाँ पर बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनकी प्रकृति भी कैसे होती है? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो आप नोट पॉइंट में लिख लेना, जितने भी धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, कुछ को छोड़कर, जैसे मैं आपको लिखाया था, बताया था SNO, PbO, In2O3 ये उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। ये कौन से प्रकृति के होते हैं? उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। मैंने आपको नोट पॉइंट में लिखाया था, साथ ही साथ Al2O3 इसको भी मैंने बताया था। तो इसको भी आप नोट में लिख लेना कि उभयधर्मी प्रकृति के कौन होते हैं, अम्लीय प्रकृति के कौन होते हैं और क्षारीय प्रकृति के कौन होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के, और कुछ ऑक्साइड जो हैं उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। आप इसको नोट पॉइंट कर लेंगे। और एक चीज याद रखना, धातु को यदि मैं सीधे जल से क्रिया कराऊं, धातु को सीधे जल से क्रिया कराऊं तो यहाँ पर भी हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिमूव होता है। जैसे कोई भी धातु ले लो, ट्वाइस पोटेशियम प्लस ट्वाइस H2O, तो यहाँ पे हम सीधा जो है ट्वाइस KOH प्लस H2 लिख सकता हूँ। यदि मैं सोडियम धातु को ले लूँ तो यहाँ पे ट्वाइस H2O ले लूँ तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली मैं कैल्शियम ले सकता हूँ, ट्वाइस H2O, तो यहाँ पे बनेगा CaOH2 प्लस H2। तो किसी भी धातु को यदि हम जल से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बन जाता है हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्लियर है? तो इनकी प्रकृति भी क्षारीय होगी, इनकी प्रकृति भी क्षारीय होगी। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है धातु की अभिक्रिया जब हम अम्ल या क्षार से कराते हैं तो यह जो है हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है, हाइड्रोजन गैस को जो है रिमूव करता है। जैसे कोई भी हम रिएक्शन देखते हैं, जैसे धातु की अभिक्रिया, जैसे मैं जिंक धातु है, जिंक धातु की अभिक्रिया में अम्ल से कराता हूं तो यहाँ पर बनेगा ZnCl2 लवण बनेगा, प्लस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ H2। सिमिलरली इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे ट्वाइस लिख दूं। सिमिलरली जिंक की अभिक्रिया, ये जिंक भी एक धातु है ना, इसकी अभिक्रिया में क्षार से करा लेता हूँ। क्षार क्या हो सकता है? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। तो इसकी अभिक्रिया यदि मैं कराऊं तो यहाँ पे बन जाएगा Na2ZnO2 प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन बन जाए, हाइड्रोजन गैस।
तो दोनों ही केस में धातु की अभिक्रिया चाहो तो आप अम्ल से कराओ, चाहो तो आप क्षार से कराओ, दोनों ही केस में हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा। अब सवाल यह उठता है, मेरा सवाल यह है कि कौन कौन से धातु, कौन कौन से मेटल हाइड्रोजन गैस देते हैं, ये मेरा सवाल है। कौन कौन से मेटल हाइड्रोजन गैस यहां पर देते हैं, ये हमारा सवाल है। तो एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, धातु की क्रियाशीलता का क्रम होता है, इस क्रम को आप याद कर लेंगे तो आपके लिए भी सहूलियत हो जाएगा, एग्जाम में सहूलियत हो जाएगा। इसका एक ट्रिक है, ट्रिक यह है कि लेकर कार न मांग, लेकर कार न मांग, आलू मन जन, आलू मंजन, क्रीम फेस पाउडर। एक मिनट, ये हमारा ट्रिक है। ट्रिक यह है कि लेकर कार न मांग आलू मन जन, देन यहां पर क्रीम, देन यहां पर फेस पाउडर, क्रीम फेस पाउडर, हाइड्रोजन, फिर इधर रहेगा हमारा कॉपर सिल्वर गोल्ड, इधर कॉपर सिल्वर गोल्ड रहेगा। तो ये होता है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का क्रम। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर से, ये ऊपर है और ये नीचे आएंगे, वैसे वैसे क्रियाशीलता जो है घटती जाती है, वैसे वैसे क्रियाशीलता ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता जो है इधर घटती जाती है, क्रियाशीलता कम होते जाती है। यहाँ पर देख सकते हो कॉपर सिल्वर गोल्ड नीचे है, मतलब इनकी क्रियाशीलता कम होती है, अतः इसका इस्तेमाल आभूषण बनाने में किया जाता है। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर आपको जितने भी धातु मिलेंगे, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी यहाँ पर धातु मिलेंगे, ये और ये सारे के सारे अम्ल एवं क्षार से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिमूव करेंगे। याद रखना, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, लेड, ये सारे के सारे धातु हाइड्रोजन गैस रिमूव करते हैं। कॉपर हाइड्रोजन गैस रिमूव नहीं करेगा, सिल्वर हाइड्रोजन गैस रिमूव नहीं करेगा, और गोल्ड भी हाइड्रोजन गैस रिमूव नहीं करेगा, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता कम होती है। क्लियर है? इसको यदि आपने जान गया ना, तो आप ये वाला इसको भी आप जान सकते हो कि कौन सा धातु हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा और कौन सा मेटल हाइड्रोजन गैस रिमूव नहीं करेगा। तो आई होप इसको आप याद कर लेना। याद करने का तरीका क्या है? लेकर कार न मांग आलू मन जन, क्रीम फेस पाउडर, और ये हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर गोल्ड कर लेना। तो आपका क्रियाशीलता का क्रम आपको पता चल जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और यहां पर देख लो, जो HCl और HNO3 है, इसको हम लोग एक्वा रिजिया बोलते हैं, इसको हम लोग एक्वा रिजिया बोलते हैं, या इसको हम लोग बोल देते हैं इसको एक्वा रिजिया। हिंदी नाम मेरे को नहीं पता, एक्वा रिजिया इसको बोलते हैं। इसमें इस एक्वा रिजिया में धातु जो है यहाँ पर पिघल सकता है, धातु को यह गलाने का काम कर सकता है, और इसी से ही हम शुद्ध सोने की पहचान करते हैं। ठीक है, शुद्ध सोने की हम लोग यहाँ पर पहचान करते हैं एक्वा रिजिया की सहायता से। आजकल नए नए टेक्निक्स भी आ गए हैं शुद्ध सोने चांदी की पहचान करने के लिए, लेकिन एक्वा रिजिया जो है एक ट्रेडिशनल तरीका है शुद्ध धातु की पहचान करने के लिए। क्लियर है यहाँ पर? इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है, कॉन्सेप्ट यह है कि विस्थापन अभिक्रिया, धातु जो है विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, धातु विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। विस्थापन मतलब रिप्लेस कर देना, रिप्लेस कर देना। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं कॉपर सल्फेट,
कॉपर सल्फेट प्लस जिंक की अभिक्रिया कराऊं तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बन जाएगा प्लस यहाँ पर कॉपर बन जाएगा। तो जिंक ने जो है कॉपर को रिप्लेस कर दिया, जिंक ने कॉपर को जो है यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सिमिलरली जैसे मैं लिखूं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया में कॉपर से कराऊं तो यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट बनेगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा और प्लस यहाँ पर सिल्वर जो है मुक्त हो जाएगा। यह भी एक विस्थापन अभिक्रिया है। कॉपर ने सिल्वर को रिप्लेस कर दिया, सिल्वर को बाहर भगा दिया और खुद सिल्वर की जगह यहाँ पर बैठ गया। जिंक ने यहाँ पर कॉपर को रिप्लेस कर दिया है, कॉपर को बाहर भगाया है और खुद कॉपर के जगह बैठ गया है। इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह भी एक धातु का गुण होता है। क्लियर है। एक चीज और याद रखना कि आवर्त सारणी में कुल 93 धातु हैं, 93 धातु, 7 उपधातु और 18 अधातु हैं, 18 अधातु यहाँ पर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये तो हुआ धातु की संपूर्ण जानकारी। अब अधातु की बात कर लेते हैं। अधातु सीधी सी बात है, धातु के उल्टे गुण को, धातु के उल्टे गुण को अधातु कहते हैं। जो धात्विक गुण प्रदर्शित नहीं करता, धातु का गुण प्रदर्शित नहीं करता, उसे अधातु कहते हैं। आवर्त सारणी में कुल 18 अधातु होते हैं, आवर्त सारणी में कुल 18 अधातु। उसके एग्जाम्पल में की बात कर लेता हूं। जितने गैस हैं, नाइट्रोजन देख लो गैस है, ऑक्सीजन गैस है, सल्फर गैस है, फास्फोरस गैस है, कार्बन देख लो, कार्बन होने के लिए ठोस अवस्था में पाया जाता है, जैसे हीरा हो गया, कोयला हो गया। ये कार्बन के अपरूप होते हैं, कार्बन के अपरूप होते हैं। इसके अलावा जितने भी अक्रिय गैस हैं, अक्रिय गैस में जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान, रेडान, इसके अलावा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी जो है अधातु की कैटेगरी में आते हैं, अधातु की कैटेगरी में आते हैं। अब अधातु के उदाहरण हमको पता चल गया। अब अधातु याद रखना, अधातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड यह अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे ये देखो सल्फर जैसे अधातु है, इसकी अभिक्रिया में ऑक्सीजन से कराऊं तो ये SO2 का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और ये SO2 जब पुनः ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तो यहाँ पर SO3 का फॉर्मेशन होता है। और ये SO3 की अभिक्रिया जब वाटर से कराते हैं तो ये H2SO4 का फॉर्मेशन कर लेता है। यह एक अम्ल है। तो याद रखना, अधातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं और धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, ये आप याद रखना। इसके अलावा जो धातु है, इसकी अभिक्रिया अधातु से कराने पर यहाँ पे लवण बन सकता है। कैसे बन सकता है? जैसे सोडियम एक धातु है आयनिक फॉर्म में, क्लोरीन एक अधातु है आयनिक फॉर्म में, तो यहाँ पे NaCl का फॉर्मेशन हो सकता है, NaCl का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है। जैसे MgCl2 का फॉर्मेशन हो सकता है, CaCl2 का फॉर्मेशन हो सकता है। ये सारे के सारे आयनिक यौगिक होते हैं। कैसे यौगिक होते हैं? आयनिक यौगिक होते हैं। आयनों में, पानी में डालोगे तो ये अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट और है, जितने भी अधातु हैं, अधातु ये अत्यधिक विद्युत ऋणी प्रकृति के होते हैं, विद्युत ऋणी प्रकृति के होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति यहाँ पर होती है। इसी को विद्युत ऋणात्मकता का गुण कहते हैं। फ्लोरीन जो है यहाँ पे सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है।
फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, इसको आप याद रखेंगे। तो ये तो हुआ धातु एवं अधातु की सारी थ्योरेटिकल पोर्शंस यहाँ पर हो गए। थ्योरेटिकल पोर्शंस के अलावा चलो अब हम कवर करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लाया हुआ है। पहला ही क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा सवाल है। सफेद सोना वाइट गोल्ड किस धातु को कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 सिल्वर, ऑप्शन नंबर 2 प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर 3 मरकरी और ऑप्शन नंबर 4 है आयरन। तो आप रखना व्हाइट गोल्ड जो है प्लेटिनम धातु को कहा जाता है, अतः ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सिक्का धातु नहीं है? सिक्का धातु नहीं है, तो याद रखना इसका उत्तर सिक्का धातु में आते हैं हमारा कॉपर आता है, सिल्वर आता है और गोल्ड आता है। आयरन इस कैटेगरी का नहीं होता, अतः ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु है, सबसे अधिक तन्य, तो मैंने अभी आपको बताया था इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्लेटिनम। प्लेटिनम को सबसे अधिक तन्य धातु कहा जाता है। नेक्स्ट, धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं? अगाधवर्धनीयता कहते हैं, तन्यता, चालकता या ध्वनिकता? कौन सा ऑप्शन होगा? अभी मैंने आपको बताया था थ्योरी पोर्शंस में मैंने आपको कवर कराया है, पतले तार खींचे जाने के गुण को तन्यता कहा जाता है, अतः ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खाना पकाने हेतु एल्यूमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल होता है क्योंकि? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, आप बताएंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? उच्च उष्मीय चालकता, विद्युत चालकता, तन्यता या उच्च गलनांक? कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए एंड डी, ए और डी इसका करेक्ट होगा। एल्यूमिनियम में उच्च उष्मीय चालकता भी होती है और उच्च गलनांक भी होता है, दोनों का गुण होता है, इसीलिए इसका उपयोग भोजन को पकाने हेतु बर्तनों के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा धातु ठंडे एवं गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करता? कोई क्रिया नहीं करता। कौन सा धातु ठंडे एवं गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करता? इसके अंतर्गत 3 धातु आते हैं। इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे पास 3 धातु आते हैं। वह 3 धातु हैं आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक। ये तीनों धातु ठंडे एवं गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करता, अतः यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयनिक नहीं है? आयनिक नहीं है बताना है। KCl, NaCl, CuCl2 या CCl4? मैंने अभी आपको बताया था कि धातु जब भी अधातु से क्रिया करता है आयनिक यौगिक का निर्माण करता है, अतः KCl, NaCl और CuCl2 ये आयनिक यौगिक हैं, जबकि CCl4 नहीं है, अतः इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। मैंने अभी आपको सक्रियता श्रेणी बताई थी। सक्रियता श्रेणी को याद करने का तरीका बताया था। यदि आप उसको याद कर लेते हैं सक्रियता श्रेणी को, तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। ये रही हमारी सक्रियता श्रेणी। इस सक्रियता श्रेणी को याद कर लीजिए और इस ऑप्शन से आप मैच करके एक बार देखिए तो आपको पता चल जाएगा। सक्रियता श्रेणी यहाँ पर कॉपर है। कॉपर धातु जो है हाइड्रोजन गैस नहीं देता, क्योंकि यह हाइड्रोजन के नीचे, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे पाया जाता है, अतः ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद देखो सबसे कम क्रियाशील धातु है, सबसे कम क्रियाशील धातु सिल्वर होगा। कॉपर सिल्वर गोल्ड का इस्तेमाल आभूषण बनाने में किया जाता है। इसमें भी आप सक्रियता श्रेणी याद कर लेंगे। यदि सिल्वर के जगह यदि मैं लेड भी दे देता तो आप फंस जाते। तो सक्रियता श्रेणी याद रहेगी आपको, तो आप आसानी से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। मैंने अभी आपको बताया था, पीछे में आपको लिखाया है कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ कॉपर धातु की अभिक्रिया कराएंगे तो वह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। अतः ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि, ये जो क्वेश्चन है ये संख्यारण से आता है, संख्यारण से। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टीन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, जिंक अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है, इसीलिए यहाँ पर टीन का लेप यहाँ पर चढ़ाया जाता है। तो ये संख्यारण से बचाव के उपाय वाले टॉपिक से यहाँ पर प्रश्न ये लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। कोई धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है जो जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। उच्च गलनांक वाला यौगिक कौन बनाता है, कार्बन बनाता है। देखो कार्बन तो धातु है नहीं तो ये होगा नहीं। सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है, इसका इस्तेमाल अर्धचालक बनाने में होता है। तो ये बी और सी यहाँ पर कट गए, बचा लोहा और कैल्शियम। लोहा तो जंग लग जाता है उसमें, तो लोहा तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर कैल्शियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है जो जल में विलय होता है। तो आई होप यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, कुछ नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिली होंगी। इसी तरह से नए नए वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा। 15-20 मिनट थ्योरी वहाँ पर कवर करेंगे और 15-20 मिनट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करेंगे ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।